हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कक्षा 6 के लेसन 3 नदी घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो बिल्कुल गांव में रहते हैं, और कुछ कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। दोनों ही जगह रहन सहन में कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ अंतर भी होते हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर योजना की तरह था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। तो ये नगर योजना थी। ये चीज़ें हमें वहाँ जो पुराने घर मिले हैं उस समय के, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 2500 पहले क्या थे, भारत में भी नगर हुआ करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ है, तो नदियों के किनारे हुआ है। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में मदद मिलती थी। अधिक अन्न उत्पादन में व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे नगरों का विकास होना संभव हो सका। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में कृषि कार्य से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय लेसन 2 में देखा था कि कैसे उसने खाद्य संग्रह से कैसे वो शिकार करता था, फिर धीरे धीरे उसने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, खेतीबाड़ी और पशुपालन उसने स्टार्ट कर दिया। अब यही जो धीरे धीरे गांव बस गए। अब ये गांव जो है आगे चलकर एक नगर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें नगर दिखाई देते हैं, एक नगरीय सभ्यता दिखाई देती है जो कि नदी के किनारे डेवलप होती है, ताकि जो है यहाँ पर नदी मार्गों से व्यापार आसानी से हो सके। और जो नगर है उनका जो मेन क्या है, व्यापार है। कृषि जो है वो द्वितीय स्थान पर आती है। आगे है नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा। तो मैंने कहा ना, तो यहाँ पर क्या है, कृषि की अपेक्षा लोग किस पर ध्यान देने लग गए, व्यापार पर। तो कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा इससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी घाटी के विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। अब इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, तो इसका जो सबसे पहले स्थल जो है वो हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था, और उसके बाद फिर बहुत सारी नदियों के किनारे इस सभ्यता का पता लगा है। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। तो लेकिन इसका जो सही नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल हमें मिला था वो हड़प्पा ही मिला था खुदाई में। अब हड़प्पा सभ्यता देखते हैं कैसे हुई इसकी खोज। तो सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। इसी वर्ष क्या है, पुरातत्वविदों ने पंजाब में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि एक यहाँ पर नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा मिला, यहाँ पर मिला है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर मिला था। फिर उसके पास ही मोहनजोदड़ो मिला है, जिसको लोग क्या कहते थे, मोहनजोदड़ो का मतलब होता था मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि अगर हम उत्तर की बात करें तो स्थलों में मांडा हो जाएगा सबसे उत्तरी भाग। अगर हम इसको और आगे देखते हैं
यहाँ पर मांडा हो गया, यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा, आगे हम देखते हैं फिर इसको बताते हैं। तो मृतकों का टीला हो गया मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है बनने की संभावना है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता था, तो आंसर हमारा होगा मृतकों का टीला। ये भी एक नगरीय सभ्यता है और यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा खोजी गई, उसके बाद क्या है मोहनजोदड़ो खोजा गया। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो मैंने ये पहले ही बता चुकी हूँ कि हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोज में, मतलब सबसे पहले खोज निकाला गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। पुरातत्वविदों ने इस स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबे हुए पूरा शहर ही निकलकर सामने आता है, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे की खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नदी, दो नहीं कई नदियां थी। मतलब यहाँ ये जो स्थल में रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी नदियां हुआ करती थी और नदियों के किनारे क्या है ये नगर बसे हुए थे, तो कोई एक नदी नहीं थी। ये नगर सिंधु घाटी नदी और उसकी सहायक नदी जैसे कि सरस्वती हुई, झेलम हुई, चिनाब हुई, इन सब के किनारे क्या है कोई ना कोई स्थल हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सारे क्या है नदी के किनारे बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज भी कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और अगर हम भारत की बात करें तो रोपड़ हो गया जो कि पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान, लोथर जो है गुजरात तथा दहमाबाद जो है महाराष्ट्र, इस सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो यहाँ पर जो नाम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थल हैं। आगे देखते हैं नगरों की विशेषताएं। तो इन नगरों की कुछ कॉमन या कुछ समानता सभी में विशेषताएं थी। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों तथा गलियों से जुड़ी थी। इसके पूर्व में पश्चिम की ओर तथा उत्तर की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नाले से मिलकर जाती थी। तो उस समय देखो लोगों ने एक बहुत ही टाउन प्लानिंग, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर क्या है अपने नगर योजना का निर्माण किया और वहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित की। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी क्या हो सके आसानी से आगे खिसक सके या बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। अगर ये नाली जो है ढाल वाली थोड़ी सी नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी कचरा हो गया वो पानी वहाँ पर रुकने लग जाएगा। इसलिए पानी बहता रहे, आगे जाता रहे, इसलिए उन्होंने इस तरह से नालियों का निर्माण करा था। अब हम भवन का बात करें तो भवन क्या है, उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिलें घर थे जो कुछ छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच एक आंगन होता था। तो मान लीजिए एक आंगन होता था और फिर जो भी यहाँ पर जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो सीधे आंगन की तरफ नहीं खुलता था। तो यहाँ पर एक कोई कक्ष बनाते थे और फिर उसको यहाँ से, जिसको हम बैठक बोलते हैं, बैठक एक हुआ करती होगी और उसका जो अंदर की ओर दरवाज़ा है वो बिल्कुल सामने नहीं होता था। ये भी यहाँ पर एक विशेषता है भवन निर्माण की। आगे है आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में रसोई, शौचालय तथा स्नान घर की उचित प्रबंध था। 2 मंजिला के मकान और साथ में सीढ़ी भी लगी हुई होती थी। आगे बात करेंगे और तो इस यहाँ पर कुछ पिक्चर हैं जिसमें बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ एक मकान दिया गया है जहाँ पर क्या है, ये क्या है आंगन हो गई और ये दूसरी मंजिल है और यहाँ पर क्या है शौचालय हो गया, कुआं हो गया और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हो गई ऊपर जाने के लिए। तो रसोई वगैरह भी यहाँ पर रसोइयाँ होगी जो भी हैं। आगे हम बात करेंगे और चित्र में इस इमारत की दीवार देखिए कितनी ऊंची है। दीवारें
किसकी बनी होती थी, तो पक्की ईंटों की बनी होती थी। इससे पता चलता है कि उस समय क्या है, ईंट को भट्टी में पकाया जाता था, तो भट्टी का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। ये टेक्निक उनको आती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई से पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। तो ये स्नानागार है जिसके चारों ओर क्या है, कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, गोदाम है। ये गोदाम है जहाँ पर दरवाजा बना हुआ है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रहन सहन किस प्रकार था, तो रहन सहन क्या खाते थे, तो यहाँ के लोग गेहूँ, चावल और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। तो कभी पूछा जाए हड़प्पा वासियों या सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य भोजन क्या था, गेहूँ, चावल और जौ। ये लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करना जानते थे। तो कौन कौन सी खेती, गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास, क्योंकि कॉटन के कपड़े मिले हैं तो कपास की खेती बिल्कुल होती थी, मटर की होती थी, तिल की होती थी और चावल की खेती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग खेती करना भी जानते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब मतलब पायल, बाली, अंगूठे इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना जो प्राप्त हुआ है वो चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मनका बनाने का कारखाना जो है चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। आप इस मिट्टी में मनकों के आभूषण बनाए। तो यहाँ पर मिट्टी के आभूषण गोल गोल करके उसमें बीच में छेद करके क्या है, एक माला से बना सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं। देवी देवता जो हैं, अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्तियों को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्तियां उन लोगों की देवी की मूर्तियां थीं। पत्थर के चारों चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का भी चित्र बना हुआ है, जिसके तरफ कई जानवर बने हुए हैं। यह देवता होंगे ऐसा माना जाता है कि बीच में एक पुरुष का चित्र है और उसके चारों तरफ क्या है, पशु का अंकन किया गया है। तो ऐसा माना गया है कि ये क्या है, पशुओं का देवता माना गया है और उनको पूजते थे। आगे है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी बनी मिलती है। तो ये जो देवता की बात है वो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 2 सींग वालों मुकुट धारण किए हुए, हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ पहने हुए हैं। तो इस तरह से देवता, और ऊपर कुछ जो है हड़प्पा लिपि है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये भी अंकन है यहाँ पर। आगे देखते हैं। पीपल की पत्तियां, सांप की आकृतियां भी इसके अलावा मोहरों से प्राप्त हुई हैं। शायद वे उन सब की पूजा करते होंगे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पक्की तरह से, मतलब अंदाज़ा सिर्फ लगा सकते हैं कि पीपल की पत्ती छपी हुई हैं मोहरों में, तो उसकी पूजा करते थे, या फिर किसी और चीज़ के लिए, या फिर कोई सिंबल था, इस तरह से भी वो उपयोग करते होंगे। तो ये सिर्फ अनुमान है, प्रत्यक्ष रूप में हम कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। ऐसा करते होंगे, यही कह सकते हैं। आगे देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा और वृक्ष पूजा और पशु पूजा, यानी पूजा ही करते थे। यहाँ पर एक कॉमन सी बात है। और मातृ शक्ति मतलब शक्ति की उपासना करते थे। शिव की पूजा, जो ये एक देवता की मूर्ति है जिसकी तरफ चारों जानवर हैं, उसको क्या बोला गया है, शिव माना गया है, उसको शिव माना गया है। आगे है। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों का आज लोग मानते हैं, इन सभी चीज़ों के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं ये बहुत प्राचीन समय से जो एक विचारधारा चली आई है उसको तोड़ पाना बहुत ही कठिन है।
जो भी पूजा है। और तो वही जो लोग पीछे से चले आ रही हैं मान्यताएं, वही धीरे धीरे क्या है परंपरा सभ्यता बन जाती हैं और लोग उसको मानने लग जाते हैं। अब आगे है काम धंधे की अगर हम बात करें तो काम धंधा जो है वो पत्थर का भाला कैसे बनाया होगा। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है सोचने वाले हैं। आगे देखते हैं, जब लोग पत्थर से औजार तथा हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि जब लोगों को पत्थर के औजार से हथियार बना लेते थे तो धातु का उपयोग उन्होंने कैसे किया। तो धातु का उपयोग उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रहार करने में और ज़्यादा मजबूती के लिए क्या है उपयोग में लाए जाते होंगे धातु। और जो पत्थर है वो टूट जाते होंगे, घिस जाते होंगे, उनको दोबारा से बनाना होता होगा। तो इसी आधार पर क्या है वो धातु की तरफ रुख कर जाते हैं। आगे है खुदाई से तांबे और कांसे की बनी हुई लकड़ी, दर्पण, आरी, कंगियां, उस्तरा आदि प्राप्त हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन से ही धातु निकालने और उन्हें साफ करके गला कर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। कांसा जो है तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु है। तो कभी पूछा जाए कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की मुख्य धातु कौन सी थी तो क्या कहेंगे, कांसा था। कांसा कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो ये कांसा का उपयोग बहुत ज़्यादा में दिखाई देता है। आगे है आश्चर्य की बात यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाते थे। तो ऐसा नहीं है ये यहाँ पर कि सिर्फ धातु की ही चीज़ें बनाते थे, धातु का ही इस्तेमाल कर दिया था उन्होंने, अब पत्थर का छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था। पत्थर का भी चल रहा था लेकिन धातु पर ज़्यादा लोग आ गए थे। इसका कारण शायद ये होगा कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह क्या है पत्थर से ही बनाते थे। तो कई औजार जो हैं पहले पत्थर के बने होते थे, तो उनको क्या है धातु हर जगह उपलब्ध नहीं हुई होगी, तो उन्होंने क्या है पत्थरों के औजार को भी रखा प्लस जो धातु के औजार हैं उसको भी रखना स्टार्ट कर दिया। इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी है, एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। तो यहाँ पर जो पहिया है और जो बैलगाड़ी है दोनों ही आविष्कार बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि पहिए से क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको समय की कटौती होती है, और बैलगाड़ी होने से बहुत सारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और सुलभता से और कम समय में ले जाया जा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक ज़रूरी चीज़ क्यों रही होगी। अब व्यापार का कोई सामान है तो एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से लाएंगे, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी रही होगी उसी के माध्यम से लाए होंगे। आप अपने आसपास किन किन काम में पहिया तथा चक्के का प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो सारी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो ट्रेन हो या गाड़ियों सब में पहिए लगे रहते हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी पहिए का उपयोग होता है। तो बिना पहिए के शायद ही कोई गाड़ी होगी जो बिना पहिए की चलती होगी। आगे देखते हैं, अभी तक तो सारे पहिए ही हैं, चाहे वो रिक्शा हो, साइकिल हो या फिर मोटरसाइकिल हो, कार हो, एरोप्लेन हो, उसमें भी पहिए लगे रहते हैं, ट्रेन हो उसमें भी पहिए हैं। तो सभी में क्या है पहिए का उपयोग होता है। इस समय चक्के का इस्तेमाल क्या किस में होता था, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छी किस्म के बर्तन यहाँ पर मिलने लगे। अब क्या है यहाँ पर बर्तन जो है उस पर पॉलिश की जाने लगी, उस पर चित्रकारी भी की जाने लगी, किस पर, बर्तनों में। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ बर्तन हैं। सेल खड़ी की यहाँ पर मूर्ति है, 3 पत्ती बने हुए हैं, एक जो शॉल ओढ़े हुए हैं, ये इस मूर्ति में शॉल 3 पत्ती का बना हुआ है। यहाँ पर इसकी दाढ़ी जो है वो साफ स्पष्ट रूप से लाइन के रूप में बनाई गई है। तो इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों में बहुत सी कारीगर रहते होंगे। नगर के लोग अपनी ज़रूरतों की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे, अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते
थे। तो यहाँ पर क्या है, व्यापार ही मेन वो था, जीविका जो है, व्यापार ही मेन था, जो कृषि है वो सेकेंडरी यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी जो है नर्तकी की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ, दोनों हाथों में पहने हुए हैं चूड़ियाँ। आगे और बात करते हैं, आगे देखते हैं। और तो यहाँ पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी, यानी वस्तु विनिमय यहाँ पर चलती थी, वस्तु देके व्यापार करते थे। मान लीजिए एक बैलगाड़ी भर जो है गेहूं है, तो किसी एक व्यापारी ने लाकर दूसरे व्यापारी से उतनी ही कॉटन प्राप्त कर ली या उससे दुगनी कॉटन, इस तरह से क्या है व्यापार होता था। इसके लिए रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। उस समय पैसे, रुपए और इन सब का प्रचलन नहीं था। तो वस्तु एक चीज़ से लेके दूसरी चीज़ ले लेना, यही क्या था, व्यापार होता था। लेन देन, पैसों का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले से दूसरी वस्तु का लेना और देना, यही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। अब हम व्यापार की बात करते हैं, तो किन किन चीज़ों का व्यापार होता था, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी के बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी, जो विभिन्न प्रकार आकार की थीं। इन मोहरों पर आदमी की आकृति, कुछ पर जानवरों की, पौधों की तथा कुछ बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। जबकि व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे, तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते थे। गीली मिट्टी पर अपनी मुहर छाप बना देते रहे होंगे, ताकि उसमें जो है सामान की पहचान बनी रही होगी। तो एक जैसे हम कोई मोहर लगाते हैं, तो उस समय क्या है, मिट्टी को छापते थे और फिर उस पर मोहर लगाते थे, तो सामान क्या है, पैक हो जाता था। और फिर जब खोलते थे तो उसमें से कोई भी सामान मिस नहीं होता था, सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करता था। नाप तौल के लिए बटखरे और पैमाने का उपयोग करते थे हड़प्पावासी। ऐसी मोहरें दूसरे देश में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों क्या है, इराक हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। आगे है, अब यहाँ पर कुछ लाभ है। आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। विचारों के आदान प्रदान होते थे। व्यापार से एक दूसरे देश के विषय में भी जानकारी हो जाती थी। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव था। तो यहाँ पर क्या है, जितना वहाँ के लोगों को चाहिए उतना तो चीज़ें होती थी, उसके अतिरिक्त होती थी, ताकि वो एक देश से दूसरे देश को भी भेज सके, तो अतिरिक्त उत्पादन होता था। आगे देखते हैं हम, लिखावट की बात करें तो यहाँ पर क्या, सिंधु घाटी मोहरों की संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिसके अक्षर चित्रों जैसे देखने में लगते हैं। विद्वान आज इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए हैं? क्योंकि ये जो लिखावट है और जो प्राचीन लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि, उन सब के बीच में, मतलब कड़ियों को जोड़ने में बहुत सारी मिसिंग है, इसलिए उस लिखावट को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। अगर उस लिखावट को पढ़ना है तो ये जो प्राचीन, हमारी सबसे प्राचीन है, मान लीजिए ये सबसे प्राचीन लिपि है, तो इसको तो हमने पढ़ लिया। और ये क्या है, सिंधु घाटी की कोई एक लिपि है, तो इसके बीच में बहुत सारा क्या है, गैप है, यानी इसके बीच में क्या है, लिपि और तरह की लिपि होगी। अगर हम इन सारी लिपियों को पढ़ेंगे तभी हम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ पाएंगे। तो ये कड़ी जो है बीच में छूटी हुई है, इसलिए इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं स्पष्ट रूप से। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र
क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेष से पता चलता है कि ये लोग मिट्टी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर होता था क्योंकि यहाँ से बंदरगाह यानी गोदी, मोहरें तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर योजना निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि नगर कैसे ख़त्म हो गए। जब इतनी अच्छी सुव्यवस्था थी, इतना सब कुछ नगर योजना करके उनका निर्माण किया गया था, खूब अच्छा व्यापार था, सारे सुख संपत्ति में रह रहे थे लोग, तो ये नगर कैसे इनका ख़त्म हो गया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन हो गए, कुछ कहते हैं कि जो नदियों का रुख है वो दूसरी तरफ हो गया, कुछ कहते हैं अकाल पड़ गया, कुछ कहते हैं मलेरिया की वजह से, कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमण से क्या हो गया, ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक जो स्पष्ट रूप से कारण नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर जो दिया जाता है वो है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे क्या है, नगर खत्म हो गए। तो कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। देखते हैं, आज से 4-5 हज़ार पहले नगर हड़प्पा में नगर बसे हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इसका कारण हो सकता है बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। तो यहाँ पर कोई एक कारण नहीं है। अगर बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या है, ये सभ्यता नष्ट हो गई। क्या पता सारे कारण ही रहे हों, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था हड़प्पा वासियों ने की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ साल तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। तो यहाँ पर जब नगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से क्या है, कृषि उनकी मेन हो जाती है और जो व्यापार है वो बिल्कुल सेकंड उसमें आ जाता है। तो मेन हमारा फिर से दोबारा से कृषि आ जाती है। यहाँ पर कुछ और है कि हड़प्पावासी जो है बहुत ही शांति प्रिय थे क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, पहली नगरीय सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, आगे है, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है, हड़प्पावासियों को जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। आगे है, अब यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे सभ्यता। सभ्यता किसको बोलते हैं, तो मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल लेता है और पुराने रीति रिवाज से आधुनिक रीति रिवाज को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है, उसको क्या है, सभ्यता बोलते हैं। मान लो यहाँ से क्या है, एक भारत की जो सभ्यता थी वो चली आ रही है प्राचीन काल से, सिंधु घाटी सभ्यता ही देख लें। अब ये सभ्यता जो है नगर वगैरह सारे ख़त्म हो गए और फिर एक एग्रीकल्चर बेस सभ्यता आ जाती है। तो वो वहाँ पर सारी चीज़ें जैसी पहली थी उससे कुछ चीज़ें मिलती होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या है, बदल गई होंगी। तो एक नई सभ्यता आ जाती है। अब तो उसी को क्या बोलेंगे, सभ्यता कहेंगे। तो योजना क्या है, किसी कार्यक्रम को संपन्न कराने की एक ब्लूप्रिंट या रूपरेखा बनाना क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। अगर हम कहें व्यापार क्या है, तो उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह बेचकर अतिरिक्त लाभ कमाना जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। अब शताब्दी क्या है, 100 वर्षों का समय, इसको क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। जैसे सन 2002 और 21वीं शताब्दी कहेंगे। आगे है, अब ये तो हो गई हमारी भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो विश्व में और भी प्राचीन सभ्यताएं रही होंगी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ये उस समय क्या है, प्रचलित थी ये सारी सभ्यताएं विश्व में। तो यहाँ पर कुछ प्रतीक हैं, जैसे मछली के आकार के प्रतीक हैं,
तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित थी। तो दजला फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित थी? मेसोपोटामिया सभ्यता थी। जुगरत इसके प्रमुख देवता थे और निवास करते थे। इनकी लिपि क्या है? चित्रात्मक थी। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, चित्रात्मक लिपि थी। आगे देखते हैं। अब जुगरत क्या थे? तो जुगरत जो एक पवित्र स्थान था जहाँ पर नगर का देवता निवास करते थे। तो मंदिर में जाते लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये लोग हैं जो ऊपर यहाँ पर क्या है? भगवान ईश्वर जो है देवता निवास किए हैं और इस पूरे को जुगरत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मेसोपोटामिया फरात और दाजला नदी के जो बीच है उसको ही मेसोपोटामिया सभ्यता जो है डेवलप हुई थी। आगे हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की पिरामिड के अनुसार बने हुए हैं। वहाँ पर मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ये भी क्या है? नील नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन कौन सा पदार्थ? नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं और इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पिरामिड थे जिसको जो आदमी मर जाता था उसको कौन सा लेप लगाते थे? नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाते थे और उसको कपड़े में ढककर क्या है? सुरक्षित रखते थे। तो पिरामिड जो है मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली बहुत बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता है। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं जिन्हें मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी की किनारे थी। अब क्रीट की सभ्यता, तो क्रीट सभ्यता जो है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इसे महान द्वीप सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग क्या है? दूसरे देश, मतलब यहाँ पर बर्तन इतने अच्छे और इतनी अच्छी चित्रकारी थी क्रीट सभ्यता की कि यहाँ के बर्तन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के मकसद से जाते थे। अब हम बात करेंगे चीनी की सभ्यता। तो लगभग 2500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता थी। आज से लगभग ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व ये सभ्यता हुआंगाहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। साटन के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो चीन ने ही शुरू किया था। कागज का आविष्कार भी किसने? चीन ने ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर चीनी लोग जो है कांसे के बर्तनों में भोजन करते थे। तो यहाँ पर बर्तन है कांसे का और यहाँ पर क्या है? बांस की बनी चीनी किताबें हैं और चीनी अक्षर में लिखा हुआ किताब शब्द जो है वो है किताब। तो ये थी कुछ अन्य सभ्यताएं जो कि उस समय विश्व में प्रचलित थी। तो आई होप आपको ये जो हड़प्पा सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला उसमें देखेंगे अगला चैप्टर जो कि हमारा लेसन होगा 4। तो आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को